and welcome to the 8th lecture of our friction discussion. तो L7 तक देखिए फ्रिक्शन में जो भी थ्योरी है वो खत्म हो चुका है, लेकिन फ्रिक्शन के जो क्वेश्चंस है ना उसमें कॉन्सेप्ट बहुत होते हैं। और आज का जो लेक्चर है और आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उन पे हम लोग फ्रिक्शंस के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये मेनली जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा टिल्टेड है, नीट में बहुत कम ही चांसेस है पूछने का। तो नीट वाले बच्चे लोग बस पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत इसका उपयोगिता नहीं है। L7 तक के क्वेश्चंस को करिए, उन पे बेस्ड जो नीट में आए हुए सवाल है वो लगा लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ये जो लेक्चर्स हैं ये जेई एडवांस वाले बाकी बच्चों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनको करना है। जैसा कि हम लोग HCV हर चैप्टर में इनकॉर्पोरेट करके ही चलते हैं, 2014 में भी किए थे, फ्रिक्शन में भी हम लोग HCV क्वेश्चन कर रहे थे, L7 मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे। आज हम लोग वहीं से आगे करेंगे। आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। हम लोग फ्रिक्शन डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहले मैं एक सवाल खुद कराना चाहता हूं, फिर आप लोग करेंगे। तो ये आपके HCV क्वेश्चन नंबर 18 है। आप अपने बुक में खाली टिक कर लीजिए, ठीक है? बाकी मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहा हूं, चलो लिख देता हूं। HCV क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन क्या है वो मैं समझाता हूं। देखिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये क्या है? एक इंक्लाइंड प्लेन जिसका इंक्लिनेशन दिया हुआ है 30 डिग्री, और इस पर दो ब्लॉक रखे हुए हैं। एक ब्लॉक 4 kg का और दूसरा ब्लॉक 2 kg का। अगर मैं कहूं कि इस इंक्लाइंड प्लेन का इस ब्लॉक के साथ, देखिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो होता है ना वो दो सरफेस के बीच का होता है, दो। तो अगर मैं कहूं कि इंक्लाइंड प्लेन का इस 4 kg और 2 kg दोनों के लिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सेम ही है, तब तो जितने एक्सेलरेशन से ये गिरेगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये गिरेगा। आपको सोच करके लगता होगा सर इसका मास तो ज्यादा, इसको तेजी से गिरना चाहिए था। फोर्स ज्यादा लगेगा इस पर, लेकिन एक्सेलरेशन ज्यादा नहीं लगेगा। अब ये ऐसा क्यों होता है? तो ये हम लोग ड्राइव किए थे, एक बार मैं याद लाता हूं आपको। पहले बिना फ्रिक्शन के याद करो। बिना फ्रिक्शन के इधर फोर्स कितना लगता है? mg sin थीटा। ये हो गया फोर्स mg sin थीटा, उसमें m से डिवाइड करोगे तो mm कट गया, एक्सेलरेशन कितना? g sin थीटा। अगर फ्रिक्शन हो तो इधर लगता है mg sin थीटा, ऊपर लगता है फ्रिक्शन, और क्योंकि स्लाइड कर रहा है इसलिए फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा, म्यू mg cos थीटा। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होता है? म्यू इनटू n, और n का वैल्यू n इधर लगता है, mg cos थीटा इधर लगता है, n का वैल्यू कितना होता है? mg cos थीटा। तो इधर लग रहा है mg sin थीटा और ऊपर कितना लग रहा है? म्यू mg cos थीटा। तो नेट फोर्स कितना हो गया? mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। ये हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय मास कर दीजिए, तो मास कट जाएगा, फिर से ऊपर में मास कॉमन ले लेंगे, g भी कॉमन ले लेंगे, तो एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन आता है g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। हाँ क्या बोले? अरे भाई एक वीडियो तो याद होना चाहिए सब यार। चलो मैं फिर से बना देता हूं। ये थीटा है, ये ब्लॉक है मास m का, इसका वेट mg नीचे लगता है, इधर की तरफ कंपोनेंट कितना? mg sin थीटा, इधर mg cos थीटा, इधर नॉर्मल, इधर फ्रिक्शन। और जब ये स्लाइड करता है A से तब फ्रिक्शन मैक्सिमम लगता है कितना? म्यू इंटू n, और n कितना? mg cos थीटा। ठीक है? अब ये इधर स्लाइड कर रहा है, इधर तरफ नेट फोर्स कितना है? mg sin थीटा माइनस ये, बोलो तो एक्सेलरेशन कितना होगा? फोर्स माइनस mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। ये हो गया फोर्स बाय मास, तो m कट जाएगा, तो a g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, g दोनों में से कॉमन ले लीजिए। ठीक है? ये हो गया एक्सेलरेशन। क्या दिक्कत है इसमें? ये याद रखना था, ये मैंने आपको बताया है, ये याद रखना है आपको। ठीक है? बार बार डेरिवेशन का नहीं सोचना है। ठीक है? अब
क्या ये एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड करता है? नहीं। मतलब इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सेलरेशन, चाहे वो इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ हो या फिर रफ हो, इट डजंट मैटर, इंक्लाइंड प्लेन पे जो एक्सेलरेशन होता है ब्लॉक का वो उसके मास पे डिपेंड नहीं। इस बात को क्लियर है? तो ये 4 kg आगे रहे या 2 kg आगे रहे, कोई फर्क पड़ता है क्या? दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही होगा अगर इंक्लाइंड प्लेन और ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सेम हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि दोनों के लिए, दोनों सरफेस के लिए 4 kg और इंक्लाइंड प्लेन के बीच जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है और 2 kg और इंक्लाइंड प्लेन के बीच जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो अलग अलग हो, तब तो एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा क्योंकि म्यू की वैल्यू अलग अलग है। और आप सोच के देखिए, जिसके लिए म्यू ज्यादा होगा उसके लिए ये टर्म क्या होगा? ज्यादा होगा। ये टर्म ज्यादा होगा तो मतलब ज्यादा माइनस होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा। कॉमन सेंस भाई, जिसके लिए म्यू ज्यादा है, मान लो इसके लिए ज्यादा है, तो म्यू ज्यादा मतलब वहां पे ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है तो वो तेजी से चलेगा कि धीरे धीरे चलेगा? धीरे धीरे चलेगा, है ना? तो ये बात होगी। तो इन दोनों सरफेस के लिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, तो उसमें दो पार्ट है सवाल का। ये पहला पार्ट है, ए पार्ट में 4 kg के साथ जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, the friction coefficient between the block of mass 2 kg and the inclined is mu1। ये mu1 है और ये mu2 है, और पहले केस में mu1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.2, और mu2 का वैल्यू कितना है? 0.3। अब ये बताओ कि किस पर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा? इस पर। तो ये धीरे धीरे चलेगा कि कब फास्ट फास्ट? और ये, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये धीरे धीरे चले और ये बहुत तेजी से चले? तो क्या होगा? ये इससे टकराएगा और टकरा के दोनों साथ साथ चलेगा, दोनों, और वो जो साथ साथ चलने का एक्सेलरेशन होगा, जो साथ साथ चलने का एक्सेलरेशन होगा वो इस 4 kg के एक्सेलरेशन से ज्यादा होगा। अकेला अगर 4 kg चलता तो धीरे धीरे चलना था ना, लेकिन 2 kg तेजी से आके इससे टकरा गया तो 4 kg के एक्सेलरेशन से ज्यादा होगा, और इस 2 kg के एक्सेलरेशन से कम होगा, क्योंकि 2 kg तेजी तेजी से आ रहा था, इस 4 kg वाले से टकरा गया तो थोड़ा सा उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। कोई बात नहीं, अभी आपको बहुत लग रहा होगा, स्ट्रेस आ रहा होगा दिमाग में, से बहुत खतरनाक बात बोल रहे हैं। आज के लेक्चर में ऐसा बहुत सारा फीलिंग आएगा, डरना नहीं है। मैं हर एक बात को बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊंगा। पहले मैं जान करके टफेस्ट फॉर्म में बताऊंगा, फिर मैं उसको तोड़ तोड़ के सिंप्लीफाइड फॉर्म। अगर मैं कहूं कि सवाल सिर्फ इतना पूछा जाए आपसे कि देखिए भाई, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन थीटा है 30 डिग्री, और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है 4 kg का, और इस सरफेस के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू 0.3 है, तो क्या आप इसका एक्सेलरेशन बता सकते हो? कहेंगे बिल्कुल सर, कौन सा बड़ा बात है इसमें, एक्सेलरेशन का ये फार्मूला, पुटिंग द फार्मूला गेटिंग द। तो बताइए एक्सेलरेशन 4 kg का कितना? क्या रखिए, g sin थीटा, तो sin 30 कितना इंटू म्यू कितना है इंटू cos थीटा √3/2। g की वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं, तो ये हो गया 1/2 माइनस 0.3, √3 की वैल्यू 1.732/2। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो आप आराम से पूछिएगा। तो ये हो जाएगा 10, ये हो गया 2, 1 माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 3 2 जा 6, 9 51 और 3 1 4। ठीक है, शॉर्टकट में हम लोग 0.52 ले लें, 1 माइनस 0.2 0.48 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो 0.24, 10 से मल्टीप्लाई करके, अब मत बोलना कि सर करके दिखाइए, है ना। ये एक्सेलरेशन किसका है? 4 kg। कब? अगर ये अकेले चलता, अगर ये, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि देखिए ये इंक्लाइन प्लेन है
ये एंगल 30 डिग्री है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है कितने केजी का। जब मास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वैसे, क्योंकि मास तो कहीं पुट ही नहीं कर रहे हैं, और म्यू कितना है 0.2, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा बताइए। तो आप कहते हैं वेरी इजी, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg कितना, पुटिंग द फार्मूला गेटिंग द आंसर, g की वैल्यू 10 sin 30 फिर से हाफ माइनस म्यू की वैल्यू 0.2 इंटू cos 30 ये 2 ये 1 माइनस 1.732 में 2 मल्टीप्लाई कीजिए तो 4634, ठीक है। मैं इसको 0.35 मान लूं, ठीक है। 0.35 माइनस करेंगे तो 0.65, 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 इंटू 10 करते हैं तो 3.2 अप्रॉक्स में, क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो यही मैं कह रहा था कि अगर ये अकेले अकेले होते तो ये वाला धीरे धीरे चलता और ये वाला, क्यों ऐसा, क्योंकि इसके लिए फ्रिक्शन ज्यादा है और इसके लिए फ्रिक्शन कम है। तो फ्रिक्शन ज्यादा है तो ये धीरे धीरे चलेगा, इसके लिए कम है तो ये तेज चलेगा, एविडेंट। लेकिन क्योंकि यहां पे ये दोनों साथ साथ रखे हुए हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ये धीरे से चले और ये तेजी से चले। आप सोचो कि मैं और मेरे आगे एक आदमी रहे लाइन में आप लोग लगे और वो एकदम धक्का मुक्की वाला लाइन है ना। कोई सलमान खान की बहुत अच्छी पिक्चर आई हुई है, एकदम थिएटर के में टिकट के लिए लाइन लगा हुआ है। अब तो वो जमाना चला गया, क्या सोशल डिस्टेंसिंग और पेटीएम और वो सब आ गया है, लेकिन फिर भी इमेजिन कीजिए सिचुएशन है। ऐसा कभी आप लोग के साथ हुआ है? आधार कार्ड बनवाने हुआ है, ठीक है। चलिए, ऐसा धक्का मुक्की वाला लाइन में, अब क्या ऐसा हो सकता है कि आप उस धक्के मुक्की वाले लाइन में कांटेक्ट में भी रहें और आपके सामने वाला तेजी से निकल जाए और आप धीरे धीरे चले? ये हो सकता है, आपके सामने वाला तेजी से रहे, आप धीरे चले, लेकिन फिर कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, है ना। दूसरा सिचुएशन, आपके सामने वाला धीरे धीरे चले और आप तेजी से चले। हो सकता है ऐसा? क्या इसे क्या परिणाम, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? ये मत बोलना कि झगड़ा हो जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आपके ज्यादा चलने से सामने वाले का जो एक्सेलरेशन था वो थोड़ा बढ़ जाएगा और सामने वाले के धीरे चलने के बदौलत आपका एक्सेलरेशन थोड़ा सा, मतलब ये सिस्टम साथ साथ चल और साथ साथ रहेंगे ना दोनों, है ना, साथ साथ रहेंगे ना, चिपके हुए रहेंगे अभी भी। तो ये दोनों चिपके हुए रहेंगे, साथ साथ चलेंगे। ये बात आप समझ पा रहे हैं? ये दोनों साथ साथ चलेंगे और साथ साथ एक कॉमन एक्सेलरेशन चलेंगे और वो कॉमन एक्सेलरेशन इससे कम होगा और इससे ज्यादा। अच्छा, आप लोग पढ़ रहे हैं, मतलब हम, मुझे ये फीलिंग आना चाहिए कि मैं 16-17 साल के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 55 साल के बुड्ढों को पढ़ा रहा हूँ। बोल लेते हो मास्टर को जो पढ़ा है ना। इंजीनियर कॉलेज में आने के बाद बच्चे बुड्ढे टाइप हो जाते हैं। बोलने दो मास्टर जो बोल रहा है। हाँ, तो मैं गलत बोलूं तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दें। मैंने जान के नहीं बोला था, गलत निकल गया था मुझे मुंह से, लेकिन आप लोग अगर करेक्ट करेंगे तो मुझे लगेगा हाँ आप लोग सुन रहे हैं अच्छे से। तो इससे और इससे, ठीक, तो हमें कॉमन एक्सेलरेशन निकालना होगा। लेकिन मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और 4 ऑप्शन हो, 4 ऑप्शन में से क्या हम लोग देख करके निकाल सकते हैं कि इन दोनों के बीच वाला जो ऑप्शन होगा वही, अगर वो एक ही हुआ तो वही वाला मार के निकल जाएंगे? हाँ सर, क्रिया भी आई है, आ जाइए। यहाँ देखो, यहाँ बैठ जाओ, यही जगह है और तो वही है नहीं। ठीक है, तो अगर ऑप्शन रहा, ऑप्शन में इन दोनों के बीच में जो आंसर रहा वही मार के हम लोग निकल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्टली कैलकुलेट करना रहा या उन दोनों के बीच एक से ज्यादा ऑप्शन रहे तब तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, कैलकुलेट करने का जरूरत क्यों पड़ा समझ में आ रहा है? क्योंकि ना ही वो इस एक्सेलरेशन चलेगा ना ही वो इससे चलेगा। ये समझ में आ रहा है सब लोगों को? लेकिन अच्छा, उल्टा केस भी तो हो सकता था। सेकंड में ऑप्शन में उल्टा केस कर दूंगा, उल्टा ही है उसमें क्या होगा कि ये तेजी से चलेगा, ये धीरे धीरे। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ये तेजी से चले, ये तो ये वाला निकल जाएगा, ये वाला झुंझुना बनाते हुए बजाते हुए धीरे धीरे आएगा आराम से। क्या कांटेक्ट रहेगा? तो उस केस में बोथ ब्लॉक्स विल मूव सेपरेटली। यहां हम लोग कहेंगे हियर
blocks will move together. दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे. अच्छा मुझे लग रहा है ना आप दोनों गलत बैच में बैठ गए हो. आप दोनों यहां से उठिए उस पीछे वाले बैच में चले जाइए. आप दोनों मेडिकल वाले हो ना? नहीं. तुम किसमें हो? हाँ तो आप तो उसमें चले ही जाइए अभी तुरंत. आप गलत बैच में आके बैठ गए हो. आप उसमें चले जाइए. तुम्हारी अभी क्लास थी नहीं, तुम्हारी वो बैच है, तुम गलती से आ गए इस बैच में, तुम्हारा भी वो बैच है. ठीक है, उस बैच में मुलाकात होगी. ठीक, आप चले जाइए. आदित्य का तो मेडिकल है, प्रिया पीछे बैठी है. नहीं उसका भी वही है, वही बैच है, तो उसको उसी में बैठना था. अच्छा चूंकि मेडिकल है तो मेडिकल वाला बच्चा भी आ रही है, सेकंड क्लास में आएगा ना. आप चले जाइए. तो मैथ्स में बैठेगा सर? कौन? नहीं वो उसको बैठने दीजिए, वो अगले क्लास में मेरे साथ चला जाएगा. ठीक. अब आ गया तो अभी बैठो, अब इसमें करो, अगले क्लास में मेरे साथ लेना वो बैच. तो यहां पे दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे. बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर विद कॉमन एक्सटेंशन. अच्छा ऐसा मुझे इसलिए फील हुआ कि ये लोग अलग से हैं, क्योंकि मैं पढ़ाते वक्त सोचते रहता हूँ मैं सबको समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ. फिर मुझे लगा कि ये लोग को मैं कैसे समझाऊं. फिर मुझे याद अच्छा ये लोग तो समझ ही नहीं सकते है ना, इनको भगवान यहाँ से, ये दूसरे बैच के आ गए हैं, उनका भी हुआ नहीं है. तो चलिए कॉमन एक्सप्रेशन चलेंगे, इनका कॉमन एक्सप्रेशन होगा. तो एक बच्चा वैसे पूछ रहा था कौन सिकंदर, सर पता ही नहीं चलता है कब ब्लॉक साथ साथ चलने लगे, कब ब्लॉक अलग चलता है. सिकंदर और विवेक तुमने कल पूछ रहे थे ना, तो भाई वो पढ़ाई नहीं थे हम अभी तक L7 तक. अब पता चल रहा है कब साथ साथ चलते हैं कब अलग अलग. आज यही करवाएंगे, कब साथ साथ चले या कब अलग अलग. फिर अगले क्लास में भी यही कराएंगे. हाँ ठीक है, कभी मिलन हो जाए कभी बिछड़न हो चलेगा. यही प्यार मोहब्बत हम लोग खेलते रहेंगे. चलिए तो अब हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग ये कंक्लूड किए कि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे. क्योंकि साथ साथ चलेंगे इसलिए हम लोग इस सिस्टम का एफबीडी बनाएंगे. इसका एफबीडी बनाएंगे. दो चीज को सिस्टम तभी मान सकते हैं जब दोनों साथ साथ चले. दोनों साथ साथ चले तभी सिस्टम मान सकता है. अगर अलग अलग चल रहे हैं तो सिस्टम नहीं मान सकते. सिस्टम का मतलब दोनों का एक्सप्रेशन कॉमन, और ये कॉमन एक्सप्रेशन हमें निकालना है. वेरी इजी. सिस्टम का एफबीडी बना दीजिए. देखिए इसका वेट 40, जिसका इधर की तरफ कंपोनेंट 40 sin 30 तो 20. बोलो. इसका वेट 40, इधर की तरफ कंपोनेंट 40 cos 30 मतलब 20√3. ये इधर कितना हो गया 20√3. ऊपर नॉर्मल कितना इस पे 20√3. तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, इस पर मुझे फ्रिक्शन अलग निकालना पड़ेगा कि म्यू का वैल्यू अलग है. इस पर फ्रिक्शन कितना लगेगा 0.3 इंटू 20√3, तो ये हो गया 6√3. ठीक है, अब आगे चलिए. इसका वेट 20 नीचे, इधर की तरफ 20 sin 30 10, तो इधर मैं 10 ऐड कर देता हूं. इसका इधर की तरफ 10√3 नॉर्मल भी, इस पे लगने वाला फ्रिक्शन 0.2 इंटू 10√3 तो 2 है ना. एक फोर्स और होगा, इनके बीच का नॉर्मल. दोनों कांटेक्ट में है तो एक दूसरे पर नॉर्मल लगाएंगे, लेकिन उसको हम लोग इस एफबीडी में नहीं दिखाएंगे क्योंकि सिस्टम का एफबीडी है. जब हम लोग सिस्टम का एफबीडी बांधते हैं तो सिस्टम के पार्टिकल्स एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं इसको इंटरनल फोर्स कहा जाता है, और उसको एफबीडी में शो बल्ले बल्ले. इसका एक्सप्रेशन निकालना है. इधर की तरफ फोर्स पता है, पीछे की तरफ फोर्स पता है, तो नेट फोर्स कितना, इधर है 30 और इधर कितना 6√3 प्लस 2. अच्छा मैं यहां दिखा दूं, इधर कितना लग रहा है 30 न्यूटन और इधर कितना लग रहा है 6√3 प्लस 2√3 तो 8√3. 8√3 की वैल्यू आप निकाल सकते हो. 8 इंटू 1.732 तो 8 दूनी 16 के 6, हाथ में रहा 1, 8 3 24, 1 25 के 5, हाथ में रहा 2, 38 37 56, 2 58 4 मेरा 5. तो नेट फोर्स कितना इधर होगा ना, नेट फोर्स कितना 30 माइनस ये
तो 30 में से 13 गया 16, 8 में से गया 1, 5 में से गया 4, 3, नहीं यहाँ 4 हो जाएगा, ये आप लोग आता है ना माइनस करने, और इसका मास कितना है 6, तो 6 दूनी 12, 4 41, 6 6 के 36, 5 54, 6 9 54, इतना ही लिख देते हैं, 2.69 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैं यही कह रहा था कि जो कॉमन एक्सलेशन होगा ना वो ज्यादा वाले से कम होगा और कम वाले से, देखिए 2.4 से ज्यादा है और इससे अगर इस रेंज में नहीं होता मतलब कुछ गलती कर रहे हो, समझ गए? पक्का क्लियर है? किसी को इसमें कोई भी शंका, दुविधा, दिक्कत, किंकज विमूढ़ की स्थिति ना, वो भी दुविधा का ही पर्यायवाची था। तो अगर ये हो जाए तो इसको लिखिए जल्दी से, और फिर बी पार्ट जिसमें μ1 μ2 को रिवर्स कर दिया है, बस क्वेश्चन सेम है, खाली ये 0.3 यहां लिख दीजिएगा, 0.2 यहां लिख दीजिएगा, फिर निकालिए। सर दोनों का एफटेक कैसे निकालेंगे? तो तुम ध्यान तो था नहीं तुम्हारा, एक कोई बात नहीं, तुम्हारा ध्यान था ही नहीं इधर, मैं देख रहा था, इसलिए तुम नहीं समझे, फिर समझिए। इसका वेट 40, इधर की तरफ 20, इसका वेट 20, इधर की तरफ 10, तो हो गया 30। इसका वेट 40, सुन कर लेते, इसका वेट 40, इधर की तरफ 20√3, नॉर्मल भी 20√3, तो फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल, तो 6√3। सिमिलरली इसके लिए टोटल 8। तू तभी पानी पी रहा था, है ना, रुक नहीं सकता था कि कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए फिर पानी पी लूंगा। चलिए इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या है कि एक इस तरह से इंक्लाइन प्लेन है, दो ब्लॉक है वापस से, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, दो ब्लॉक है वापस से। अच्छा ये मास से फर्क नहीं पड़ता कौन सा मास इधर हो कौन सा मास इधर हो, तो मास कहीं भी रहे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सलेशन मास पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता। मास देख के निकाल रहे थे एक्सलेशन, अभी मैं एक इंटरेस्टिंग सा चीज करके दिखाऊंगा आपको, इसलिए मास, एक बच्चा पूछ रहा था कौन मास पे डिपेंड नहीं करता, मास कहीं भी रहे। तो अब क्या हो गया, यहां का म्यू कितना हो गया 0.3 और यहां का म्यू हो गया 0.2। अब देखिए ये देखिए 2 kg वाला ब्लॉक है, दिख रहा है आपको, और इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, तो एक्सलेशन ऑफ 2 kg का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, g इंटू ये हो गया एक्सलेशन 2 kg का, ठीक है। मास से क्या ही फर्क पड़ता है, मैंने मास 4 के मिटा के थ्रू कर दिया। अब चलिए ये हो गया 4 kg, इसका म्यू है 0.2, ठीक है। तो इस बारी क्या है, ये 4 kg वाला देखिए ज्यादा तेज चल रहा है, कितने से, और ये तो क्या होगा, hence both block will move separately, दोनों ब्लॉक सेपरेटली मूव करेंगे, कितने से, with their individual accelerations, with their individual different accelerations। तो खत्म, इसमें यही और कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है, दोनों अलग अलग मूव करेंगे भाई, बिछड़ के मूव करेंगे, तो जितने से मूव कर रहे हैं करते रहेंगे अपना, कोई साथ उनका संबंध है ही नहीं, तो ये इतने से और वो वाला उतने से, खत्म, ठीक है। अच्छा कोई बोले मास को पलट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास को पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मास पे तो कोई चीज डिपेंड ही नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन मतलब डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। मास को फर्क करने से नहीं, मास को चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फ्रिक्शन को चेंज करने से फर्क पड़ा, पिछले केस में लगा है, इस केस में क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको इन चीजों को? पक्का किसी को कोई दिक्कत इसमें, डाउट पूछना है पूछ लो। चले अगला सवाल पे बढ़े, इसको लिखिए। चलिए 21 नंबर सवाल पे चलते हैं। नंबर सवाल में ये फ्लोर है और इसके ऊपर एक प्लैंक है,
ये एक प्लैंक है, जिस प्लैंक का मास स्मॉल m है। इस प्लैंक के ऊपर एक आदमी है, जो कि एक धागा है उसको खींच रहा है। ये धागा एक पुली से कनेक्टेड है। और ये इस तरह पुली से कनेक्टेड है। फिर ये धागा यूं करके यहां आता है, और फिर इस प्लैंक से कनेक्टेड है। और इस प्लैंक और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स ऑन द मैन, ठीक है। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर शोन इन द फिगर इज म्यू, मतलब इनके बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। और आपसे पूछा है ये मैन का मैक्सिमम मास क्या, मतलब मास कैपिटल M है। आपसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम फोर्स, find the maximum force that the man can apply, that the man can apply on the rope so that plank does not slip on floor. ट्राई कीजिए सब लोग, लगाइए, देखिए। चलिए देखिए इसको, अब सब लोग का ध्यान यहाँ। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो मैन प्लैंक सिस्टम है, ये चल रहा है कि रुका हुआ है? पक्का? दोनों रुके हुए, कोई एक चल रहा है? प्लैंक रुका हुआ है तो मैन भी रुका ही हुआ होगा। तो ये सिस्टम रुका हुआ है, मैं इन दोनों को सिस्टम मान लेता हूं। तो अभी यहाँ दोनों साथ है कि बिछड़ गए? देव विवेक साथ है ना, तो ये मैंने आज कहा ना, आज हम लोग साथ साथ या अलग अलग चलेंगे। तो यहाँ पे दो क्या है? साथ ही साथ इनका सारा काम कीजिए। पहला स्टेप तो यही होता है, एफबीडी बनाना। इसका वेट नीचे लगेगा कितना? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। इस सरफेस की वजह से नॉर्मल लगेगा ऊपर। मैन और प्लैंक के बीच का नॉर्मल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो दिखाएंगे ही नहीं। जो मतलब फ्लोर है, फ्लोर जो नॉर्मल लगा रहा है उसको मैं यहां दिखा रहा हूं n। मैन ने रोप को नीचे खींचा, रोप ने मैन को ऊपर खींचा, क्योंकि हम लोग मैन का एफबीडी बना रहे हैं, तो रोप पर टेंशन टीएस है, ये सेम टेंशन टीएस है, ठीक है। इस प्लैंक का स्लिपिंग टेंडेंसी किधर होगा? इधर। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा इस पर? इधर, ये फ्रिक्शन रहेगा। अब गौर से देखिए, जैसे जैसे ये मैन टेंशन बढ़ाते जाएगा, ज्यादा जोर से खींचेगा तो इस पर टेंशन ज्यादा लगेगा, इसका स्लिपिंग टेंडेंसी बढ़ते जाएगा। तो ये मैन मैक्सिमम कब तक खींच सकता है? जब तक ये फ्रिक्शन मैक्सिमम ना हो जाए, तब तक ये प्लैंक क्या रहेगा? रुका रहेगा, तब तक ये मैन खींच सकता है। उससे ज्यादा खींच लेगा तो टी ज्यादा हो जाएगा, ये प्लैंक चल देगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन अप्लाई ऑन द रोप सो दैट प्लैंक डज नॉट स्लिप। तो ये तब तक खींच सकता है जब तक फ्रिक्शन मैक्सिमम ना हो जाए, तब तक ये सिस्टम रुका रहेगा। उससे ज्यादा से खींच देगा तो चल जाएगा। आपको क्या निकालना है? फाइंड द मैक्सिमम फोर्स, मतलब यही टी निकालना है। ये समझ में आया कि टी मैक्सिमम कैसे हुआ? टी मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन हुआ कि ये फ्रिक्शन मैक्सिमम, इसलिए ये फ्रिक्शन मैक्सिमम दिए ताकि टी क्या हो सके? मैक्सिमम हो सके। समझ पा रहे हैं ये बात? फिर समझिए, कोई बात नहीं। आप सोचिए कि टी, ये मैन कुछ फोर्स ही न लगा, जीरो, तो ये मैन जीरो फोर्स लगाएगा, तो इस प्लैंक को देखिए, इसको चलाने वाला कोई फोर्स है? जीरो, तो फ्रिक्शन लगेगा क्या? नहीं ना। समझ पा रहे हैं अपनी बात? लेकिन अगर ये मैन इसको खींचे रोप को, तो जैसे ही रोप खींचेगा तो ये रोप तो इसी से बंधा हुआ है, तो ये प्लैंक कभी स्लिपिंग टेंडेंसी हो जाएगा आगे की तरफ, उसको कौन रोकेगा? ये मैन फोर्स बढ़ाते जाए तो ये फोर्स बढ़ते जा रहा है, देखिए, तो फ्रिक्शन भी बढ़ते जाएगा, बढ़ बढ़ के वो मैक्सिमम हो जाएगा। तब तक ये सिस्टम रुका रहेगा, उतना ही वो मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है रोकने के लिए। उससे ज्यादा लगा देगा तो फिर ये तो आपसे पूछा मैक्सिमम कितना लगा सकता है जब तक सिस्टम रुका है?
तो ये टी जब मैक्सिमम होगा तब ये फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होगा। इसको सॉल्व कर देना है। ये फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होता है? म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। ये सिस्टम रुका हुआ है, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स, ऊपर कितना फोर्स है और नीचे m प्लस एम इंटू जी। तो यहां से n का वैल्यू क्या हो गया? ये पहला इक्वेशन। ये सिस्टम रुका है, जितना इधर उतना इधर, इधर कितना है t और इधर कितना है म्यू इंटू एन, और n का वैल्यू कितना है? तो t हो जाएगा म्यू इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी माइनस म्यू t। इसको इधर भेज दीजिए, तो 1 प्लस म्यू इंटू टी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। देयरफॉर t की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी अपॉन 1 प्लस म्यू। तो ये बहुत आसान सा सवाल था, और आप लोग देखें आप लोग का लेवल कितना है। इसलिए अगर मेहनत नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए मेहनत कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है। एक बुक एचसीवी बनाने से नहीं चलेगा। मैं एचसीवी क्लास में करा रहा हूँ, पैरेलली आज घर जाके सिंगेज के क्वेश्चन शुरू कर दीजिए फ्रिक्शन के, और डेली 5 क्वेश्चन बनाओ। ज्यादा तुम लोग लोड ले लेते हो। तुम लोग सोचते हो ना, देखो ये क्या है, मैच्योरिटी नहीं है आप लोग में। आप लोग क्या कहते हो, आज सर डांट दिए, इसी कैसे डांट दिए, मनीष सर डांट सकते हैं क्या, है ना। और मैं डांटना चाहता हूं, अगर मैं किसी को डांट दूं तो मेरा खुद का मूड खराब हो जाता है, ठीक है, या कोई काम ना करे सही से तो मैं खुद का मूड खराब कर लेता हूं। आज हम आपको डांटे, आप घर जाएंगे और क्या करेंगे, आज तो हम एकदम तोड़ फोड़ देंगे, एकदम आज ही मेरा आईआईटी एग्जाम ले लो, मेडिकल एग्जाम ले लो, आज ही हम क्वालिफाई कर देंगे, इतना मेहनत करोगे, बाकी सब सब्जेक्ट बाहर में गया। ऐसा नहीं करना है। अरे आज कहा गया कि मेहनत कीजिए, तो घर जाके 5 क्वेश्चन फ्रिक्शन के बना लीजिए। डेली ये 5 करोगे ना तो 10 दिन के अंदर तुम 50 क्वेश्चन बना लोगे, पूरा बुक खत्म हो जाएगा। फ्रिक्शन में अगर सिंगल चॉइस 60-50 क्वेश्चन होंगे वो खत्म हो जाएगा, और 10 दिन अभी ये चलेगा। एक वीक तो भी टाइम है ना, अगली क्लास फ्रिक्शन की फिर अगले वीक है, तो 7 दिन तो ऐसा ही होगा जब तक आप 35 क्वेश्चन करके रहोगे क्लास में। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। आप लोग क्या सोचते हो, घर गए बहुत पढ़ लिए आज जी, आज तो बहुत पढ़े। यहां जो पढ़ रहे हैं ना उसको काउंट मत कीजिए, ये आपकी पढ़ाई नहीं है, ये किसी ने आपके बदले पढ़ के रखा हुआ है, तो आपको कम समय में ज्यादा ज्ञान दिया जा रहा है, बस यही समझिए आप। कोचिंग में जो आप पढ़ते हो वो क्या है कि किसी ने आपके बदले पहले से मेहनत करके रखा हुआ है। मैंने फिजिक्स में बहुत सारी मेहनत करके रखी है, आपको मैंने 2 घंटे में वो बातें बता दी जो आप शायद खुद से पढ़ते तो 10-12 घंटे लग जाते। तो ये आपका मेहनत हुआ कि मेरा मेहनत हुआ? तो आपका मेहनत तो घर जाने के बाद होना चाहिए ना, वो तो करते नहीं आप, मतलब करते हो लेकिन सही से नहीं करते, या जितना करना चाहिए उतना नहीं करते, फकैती करते, टाइम बर्बाद करते। और टाइम बर्बाद होता है, सुबह रात में सोए 12 बजे, सुबह उठ रहे 9 बजे, तो 9 घंटा हो गया, सोना चाहिए था 6-7 घंटे, 2 घंटे बर्बाद हो गए। अब वो 2 घंटे में 5 सवाल इसके हो जाते कि नहीं हो जाते, फ्रिक्शन के, लॉज ऑफ मोशन के भी हो जाते, फ्रिक्शन के भी हो जाते, सिंगेज के 5 सवाल, मैथ्स वाले सर का भी हो जाता, 5 सवाल केमिस्ट्री वाले सर का भी होता। और डेली ऐसा करो तो 4-5 दिन में सब चैप्टर्स का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन करते नहीं हम लोग, बोलना आसान है लेकिन करते नहीं बच्चे। मेहनत क्या ही करना, सचिन तेंदुलकर तो ऐसे बन ही जाएंगे, गली क्रिकेट ही खेलते खेलते। कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर सपने देखना बंद कर दीजिए। अगर सपने देखना अच्छा लगता है तो उसके लिए मेहनत करना भी अच्छा लगना चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर, सुने आप उनका नाम? उनको लोग मारते थे, दलित थे वो, लोग मारते थे, क्लास में साथ में बैठा नहीं दिया, पीछे बैठा था, बोलते थे पानी पीना सर, चलो दूर रहो, पानी पिलाएंगे ऐसे करके। और वो जो थे इतना ढीठ आदमी थे, बहुत ढीठ, वो आगे चल के बुद्धिज्म अपना लिए, पता है आपको, हिंदुइज्म को छोड़ दिए थे। उनको इतना इस धर्म से घृणा था, उस कास्ट सिस्टम से घृणा हो गया था। वो हमेशा सूट बूट पहन के रहते थे, कभी धोती कुर्ता नहीं पहनते थे, जस्ट बिकॉज कि उनको इस कल्चर से नफरत था। उस परिस्थिति में वो मेहनत करके आगे निकले थे। ये होता है मेहनत, है ना, मेहनत। सुभाष जी, आज बर्थडे है उनका ना, तो 125वीं शायद जयंती है। सुभाष चंद्र बोस, आपको पता है वो सिविल सर्वेंट थे। उस जमाने में जब इंडियन को सिविल सर्वेंट क्वालिफाई होना, मतलब सिविल सर्विस यूपीएससी में जाना बहुत बड़ा था। यूपीएससी ब्रिटिश लेगेसी है,
बहुत बड़ा बात था। लैटिन भाषा में परीक्षा होती थी लंदन जाके। हम लोग टूटी फूटी इंग्लिश सही से बोलते हैं, लैटिन उससे बहुत खतरनाक लेवल का होता है। जैसे आप हिंदी और संस्कृत समझो, हिंदी समझ रहे हो, संस्कृत का लेवल समझ रहे हो, तो वैसे ही इंग्लिश और लैटिन का लेना देना है। लैटिन भाषा में पढ़ाई होती थी लंदन जाके, वहां के करिकुलम के अनुसार। घुड़सवारी करना कंपलसरी होता था, घोड़ा चलाना, और नॉर्मल घोड़ा नहीं, वो जो एकदम यूज होता है ना फौज में, उस समय वही यूज होता था, वो करना कंपलसरी होता था। आज भी है, आज लेकिन आजकल ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। पहले ट्रेनिंग के पहले आना चाहिए आपको ये सब सिलेक्शन होने के लिए। वो सिलेक्शन ले लिए 1919 में, 1919-20 में, एक साल बाद छोड़ दिए, नौकरी ना करेंगे अंग्रेज का, ये हिम्मत है। उसके बाद आपको पता हो 1942 में वो खुद का फौज, खुद का गवर्नमेंट, खुद का करेंसी, खुद का आजाद हिंद रेडियो, फॉरेन पॉलिसी सब खोज लिए थे, बना लिए थे। कहां पे? सिंगापुर में, है ना। और सिंगापुर से बर्मा को आजाद कराते हुए इम्फाल तक पहुंच गए थे, नागालैंड तक। तो अमेरिका जापान पे हमला कर दिया, तो जापानीज फोर्स हेल्प करना बंद कर दिया, तो फिर यूके इस बात का फायदा उठा के रोक दिया उन लोगों को। नहीं तो अगर कुछ दिन 5-10 दिन में आजाद कर लेते, 1945 में इंडिया आजाद हो चुका होता अगर वो बचे होते। तो मेरी बस यही मनसा है कि आप मेहनत कीजिए, और मेहनत अगर आप सपना ऊंचा देखते हैं तो उसी हिसाब से मेहनत कीजिए और डेली कीजिए। फालतू टाइम, यहाँ बैठे जितने लोग हैं इंक्लूडिंग मी, मैं खड़ा हूँ बुजुर्ग हूँ, इंक्लूडिंग मी टाइम बर्बाद करते हैं, ठीक है। भले मैं अब अपने लाइफ में कहीं और पहुंच चुका हूँ, आपको अभी बहुत पहुंचना है, तो शायद वो टाइम बर्बादी ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मेहनत करें। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो मुझे कराना है, आसान सा, चलो एक सवाल का था, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। क्वेश्चन नंबर 12, ये लॉलीपॉप सवाल है। सवाल कीजिए। आएगा नहीं कभी एग्जाम में, लेकिन लॉलीपॉप सवाल कराया था बच्चे को कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए। ये 30 डिग्री है। अच्छा, कुछ कोचिंग मास्टर्स भी ना लॉलीपॉप ही खिलाते रह जाते बच्चों को, है ना, यही सवाल में घुमाते रहते। बच्चों को लगता है हम तो एकदम आईआईटी लेवल का तैयारी कर रहे हैं, है ना, और उनको एहसास उस दिन होता है जिस दिन वो एग्जाम हॉल में जाते हैं, फिर मास्टर को बहुत गरियाते हैं, है ना। हम लोग ये नहीं चाहते। यहाँ का ये उसूल है कि आप भाई सिलेक्शन आपका हो ना हो या आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो उसी लेवल का पढ़ाऊंगा जिस लेवल का जरूरत है, और ये बदला भी है। मैंने उस लेवल की तैयारी करी है तो तुम्हें भी तो कराऊंगा, तभी तो तुम्हारा भी होगा। तो मैंने भी उतना मेहनत किया था, इसलिए आपको भी करना होगा। ये μ1 है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, और ये वाला μ2 है। μ2 दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है? इसमें लिखा हो तो नहीं दिख रहा मुझे। If tension in the string in figure this is 16 न्यूटन, ये दिया हुआ है, इसमें टेंशन है 16 न्यूटन। ये कितना है? 16 न्यूटन। एंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और क्योंकि सेम ही धागा से बने हैं तो इसका भी वही है। तो आपसे पूछा है कि बताइए फाइंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट्स एट द टू कांटेक्ट विद द ब्लॉक। तो ये μ1 कितना होगा, मतलब इस ब्लॉक और इसके बीच, और यहां का ये μ2 कितना होगा, ये बताइए, ठीक है। और जिनसे लॉलीपॉप सवाल भी ना बने वो भाई बहुत मेहनत करना शुरू कर दो, ठीक है। देखो 2 साल बहुत जल्दी बीत जाता है, 2 साल बचा भी नहीं, अब 1.5 साल बचा है। चलिए टेंशन नहीं बना। देखिए ये एटवुड मशीन है, सबको दिख रहा है? एटवुड मशीन नहीं, मतलब एटवुड मशीन जैसा है। क्यों? क्योंकि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन, इसमें टेंशन नहीं दिखाते, ये दोनों को पता ही है। अच्छा, इसका वेट इधर कितना लगेगा? 40 sin 30, तो 20 न्यूटन, और इधर लगेगा 20√3, जो कि नॉर्मल के बराबर होगा, तो इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा μ2 × 20√3, ठीक है, μ2 × 20√3। इसका एक्सेलरेशन इधर है
mg नीचे रहेगा 20, नॉर्मल 20, इधर फ्रिक्शन लगेगा कितना μ1 into 20। ठीक है, अब ये टेंशन 16 है तो ये भी 16 होगा। तो पहले इसके लिए इक्वेशन लिख दो, इस ब्लॉक के लिए क्या लिखोगे, इधर जा रहा है ना, तो 16 minus 20 μ1 is equals to mass into acceleration 1। ये हो गया पहला इक्वेशन। इसके लिए क्या लिखेंगे, 20 इधर जा रहा है तो 20 minus 16 तो 4 लिख देना है, minus 20 √3 μ2 is equals to 2। ये दूसरा इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन में क्यों ले रहा हूं, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो इसको जब भी वो 15 हो गया ये, तो μ1 हो जाएगा 15/20 0.7। इक्वेशन क्यों लिख रहा हूं, और यहां से सीधा सीधा ये हो जाएगा μ2 20 √3 μ2 is equals to 2। तो μ2 is equals to 1/10 √3। आंसर ये सॉल्व करके लिखा हुआ है क्या, तो सॉल्व करके लिखो। चलिए अब इस सवाल पे आते हैं, इसके लिए टाइम देंगे आप लोग को। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन रोड एंड द टायर ऑफ अ व्हीकल इज 4/3। रोड और टायर के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, 4/3। फाइंड मैक्सिमम इंक्लिनेशन दैट द रोड मे हैव। ये रोड कैसा है, इंक्लाइंड है, और आपसे पूछ रहा है कि उसका इंक्लिनेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हुआ तब तो पलट जाएगा, ठीक है, या बहुत तेजी से गिर जाएगा नीचे। कितना मैक्सिमम हो सकता है, सो दैट वंस हार्ड ब्रेक्स आर अप्लाइड। हार्ड ब्रेक मतलब एकदम जितना ब्रेक पैडल मैक्सिमम दबा सकते हो पूरा दबा दिए, एंड द व्हील्स स्टार्ट स्किडिंग। जब ब्रेक लगाते हैं तो व्हील क्या होने लगता है, स्किड करता है, फ्रिक्शन पीछे लगता है उस पर। द व्हीकल गोइंग डाउन, किधर जा रहा है व्हीकल, नीचे। ये एक व्हीकल है जो कि नीचे जा रहा है, कितने स्पीड से, 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 10 मीटर पर सेकंड से। उसका इनिशियल स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। इस पर फ्रिक्शन कितना लगेगा, ब्रेक्स लगाए हैं तो फ्रिक्शन पीछे लगता है। जो भी फ्रिक्शन लगेगा, ये ब्लॉक क्या हो, रुक जाए। ये ब्लॉक क्या हो, रुक जाए। कितने डिस्टेंस में, 5 मीटर। 5 मीटर बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। तो ये मैक्सिमम थीटा कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम थीटा के लिए फ्रिक्शन भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होना चाहिए। जब भी क्वेश्चन में ना, एक बात आप रामबान रूल याद कर लो, जब भी फ्रिक्शन के क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी पूछे, फ्रिक्शन में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो एकदम धड़ल्ले से आप लगा सकते हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आईआईटी लेवल का सवाल है, कीजिए। देखो सब लोग इधर, इतना आसान सवाल है, बताओ इसका एक्सेलरेशन की तरफ कितना होता है। कोई ब्लॉक जब नीचे स्लिप करता है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना होता है, कितना होता है अनिरुद्ध, -10। फॉर्मूला G ब्रैकेट sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा होता है। और यहां से एक्सेलरेशन निकल भी जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, डिस्टेंस 5 है, तो a इज इक्वल्स टू होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 100 बाय 5 का बाय 2a 2s है तो 10, तो एक्सेल हो गया -10। तो इसको -10 लिख दीजिए, g कट गया। इससे आसान कैलकुलेशन क्या हो सकता है आप लोग के लिए, माइनस को इधर भेज दो, तो म्यू cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब म्यू की वैल्यू कितनी है, 4/3, cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। फिजिक्स यहीं पे खत्म हो गया है। अब इसके बाद मैथ्स है, और ये मैथ्स आपको 10 बार सिखाया जा चुका है। ऐसे इन लोगों को आइडियन बनना है, 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल्स टू 3। ये मैथ्स कितना बार सीखो ट्रिग्नोमेट्री में, कैसे सॉल्व करते बताओ। देखो सब लोग मुंह ताकेगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, और मैंने भी सिखाया, ये कैनेमेटिक्स में भी सिखाया गया, आपको बेसिक मैथ्स में सिखाया गया है।
ये सॉल्व करते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके कीजिए डिवाइड। 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 4/5 cos थीटा माइनस 3/5 sin थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। एक लाइन का चीज है ना, लाइक ही करते हो तुम लोग। 4/5 cos 37 डिग्री इनटू cos थीटा माइनस 3/5 sin 37 डिग्री इनटू sin थीटा 3/5 cos 53 डिग्री। cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है। ये सब ना आए तो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आपके औकात के बाहर है। 37 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 53, थीटा इज इक्वल्स टू 16 डिग्री। ये आंसर। क्वेश्चन नौटंकी किए जा रहे हैं सब लोग। इतना खतरनाक कैलकुलेशन ला लिए। कौन सा कैलकुलेशन इसमें खतरनाक था भाई तुम लोग के लिए? एक छोटा सा इक्वेशन है, फिजिक्स में जितना ही था, इस पर तो कुछ फिजिक्स था ही नहीं। और ऐसा बेसिक कैलकुलेशन आप लोग नहीं कर सकते। चलिए लिखिए, इसके बाद सॉल्व करना है। इसके बाद कहा गया क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करना है। 29 क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करना। मैं यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 29। A block of mass 2 kg is pushed against a rough vertical wall with a force of 400 Newton. A block of mass 4 kg is pushed against a rough vertical wall ये 4 kg नहीं 2 kg vertical wall with force 40 Newton. Mu 0.5. Another horizontal force of 15 Newton is applied parallel to the wall. लगाइए सवाल। चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूं आप लोगों की। देखिए ये एक ब्लॉक है। देखिए क्वेश्चन क्या है। अच्छा इसमें किसी का नहीं हो, किसी से डायग्राम नहीं बना? बन गया। कहाँ बना पापा? Z एक्सिस में भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। दिखाओ ना। तभी पहले नंबर। तुम डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया? डायग्राम बनाया सिलेक्ट बस ऐसे निकल। डायग्राम बना लिया तो सिलेक्शन हो गया आईआईटी में। बस डायग्राम फिर सवाल तो बन ही जाएगा। एक खाली वो थोड़ा सा बना पाया, वो भी हमको लगता है देख के आया था कहीं से। नहीं नहीं सर पक्का नहीं देख के आया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये देखिए कभी कहीं भी आपको खास कर जब 3 डायमेंशनल क्वेश्चन होंगे और हर चैप्टर में एक आध क्वेश्चन ऐसा मिलेगा 3D में सोचना पड़ेगा आपको। इसमें बस आंख बंद करके सोच सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट कर ले गए तो बहुत अच्छा, हम तो रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे आपको। और ये चीज आपको भी सीखना है रिप्रेजेंट करना। लेकिन रिप्रेजेंट करने से ज्यादा महत्व इस बात का है कि आप उस बात को अपने माइंड में समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। तो मैं पहले समझा देता हूं 3D में क्या है, फिर मैं उसको रिप्रेजेंट करके भी दिखा दूंगा। अब रिप्रेजेंटेशन सीख लिए तो बल्ले बल्ले, नहीं सीखे तो कम से कम माइंड में सोचने वाला आना चाहिए। हालांकि रिप्रेजेंटेशन सीखना अच्छी बात है, वो सीखेंगे तो बेस्ट है, सोने पे सुहागा है। A block of mass 2 kg is pushed against a rough vertical wall with F is equals to 40 Newton and mu is equals to 0.5. तो ये वर्टिकल वॉल आप देख रहे हैं, बोर्ड है, एक ब्लॉक है, इसको ऐसे पुश किया जा रहा है और ये जो फोर्स लग रहा है कितना है 40 और इनके बीच का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है कितना है। अब आगे देखिए, another horizontal force of 15 Newton is applied parallel to the wall. इस वॉल के पैरेलल मतलब इधर की तरफ ये 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऐसे। समझ पा रहे हैं? इस डायग्राम को आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मैं देखिए रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं आपको।
क्या आप समझ पा रहे हैं थोड़ा सा? चलो और दिक्कत है तो मैं इधर से करके समझा देता हूँ उसको। अब ठीक है, लग रहा है कि ये वॉल के अगेंस्ट प्लेस्ड है, ठीक है। इधर से फोर्स लग रहा है इस पर 40 न्यूटन, ठीक है। वॉल के पैरेलल मतलब इधर से फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन, ठीक है। तो मैं इसको अब आप इतना 3D में नहीं समझ सकते तो सिंपल समझिए कि इस ब्लॉक को आप इधर से देखो, जो ये दिख रहा था ना यहां ऐसे, आप इसको इधर से देखिए, बस इधर से देख सकते हैं सब लोग। तो इधर से देखेंगे तो बस ये क्रॉस सेक्शन दिखेगा, तो ये क्रॉस सेक्शन मैं ऐसे बना दूं और ये वो वॉल है। इसका मास कितना है 2 kg, इसका वेट नीचे कितना लगेगा 20 न्यूटन, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगेगा 15 न्यूटन, ये F होगा। और इस पर एक फोर्स इधर से लग रहा है 40 न्यूटन का, और नॉर्मल इस पे इधर रहेगा, तो मतलब क्रॉस में होगा वो फोर्स 40 न्यूटन का, और जो नॉर्मल लगेगा वो किसमें होगा डॉट, और ऑब्वियस बात है किसके बराबर होगा 40 के बराबर, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो मोशन नहीं हो रहा, ठीक। अब हो गया सवाल खत्म। अब ये ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, तो कब ब्लॉक कब चलता है, इसको चलाने वाला फोर्स कौन, ये दोनों मिलकर चलाएगा, ये दोनों कौन बोला, कोई बोला था फ्रिक्शन चलाएगा, अरे गधा इस ब्लॉक को कौन चलाएगा, ये दोनों फोर्स मिलके, ये इधर चलाना चाहेगा ये इधर, मतलब नेट जो होगा इन दोनों का रिजल्टेंट की तरफ होगा, रिजल्टेंट इधर की तरफ कुछ होगा, इसको आप हेड टू टेल ज्वाइन मतलब टेल टू टेल ज्वाइन कर दीजिए, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा। आप वेक्टर फॉर्म में लिख लो, तो F नेट कितना हो जाएगा 15 I कैप माइनस 20, ये चलाना चाह रहा है उसको, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में बात करें तो 25 न्यूटन, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है म्यू इंटू एन, म्यू कितना है 0.5 और नॉर्मल कितना है 40, तो 20 न्यूटन। अरे बंद कर भाई, मुंह ढूंढ रहा है ये। हाँ क्यों, घर वाली अभी याद कर रही है, पराठे नहीं लाए थे, हाँ विचित्र रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग। ये 2 kg का ब्लॉक, इन दोनों फोर्स को मैं यहां नेट फोर्स में दिखा रहा हूं। आप नेट फोर्स दिखाना जानते हैं, वेक्टर डायग्राम याद है आपको कि भूल गए, खा पका गए उसके से भी, कोई बात नहीं, मुझे पता आप लोग नालायक है। 15 I कैप मतलब इधर 15, और जिसकी ऐसी सबसे ज्यादा वो सबसे बड़ा वाला नालायक है ना, आवाज नहीं रहा देखो, ये 20, तो ये देखिए ये वेक्टर डायग्राम से होगा कितने का, ये 25 न्यूटन। पीछे से कोई इससे अच्छा इसको वेक्टर डायग्राम कहते हैं, याद भी नहीं था मुझे तो। और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल थीटा, तो ये देखो 20, ये 15, tan थीटा 20/15, 4/3। एक पूछता है कि सर 4/3 कितना होता है, अब मैं यही बताते घूमो तुमको अंदर नहीं। तो देखिए मतलब इस पर नेट फोर्स जो लग रहा है वो कुछ यूं करके लग रहा है, जो उसको चलाना चाह रहा है कितना न्यूटन का है 25 न्यूटन का, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितने पे लग रहा है 53 डिग्री। तो फ्रिक्शन इस ब्लॉक का स्लिपिंग भी इधर ही होगा, तो फ्रिक्शन इस स्लिपिंग को अपोज करेगा, ऐसे लगता है। ये ब्लॉक स्लिप करेगा कि नहीं करेगा, तो स्लिप करवाने वाला फोर्स कितना, और फ्रिक्शन का औकात, उसका औकात के बाहर है रोक पाना, तो ये चलेगा इधर ही चलेगा। कितने एक्सेलरेशन चलेगा, तो 25 - 20 5/2, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है 2.5 मीटर पर। डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में पूछूं ये एक्सेलरेशन बताइए, तो उसके दो कंपोनेंट, एक इधर दूसरा इधर। कंपोनेंट लिखना आता है, a cos 53, a sin 53, ऐसे रहेगा, ये आंसर हो गया। आई बात समझ में, इसको लिखिए और फिर बनाना है सवाल, आखिरी सवाल आज का। समय बचा है ना, हाँ बचा है।
30 नंबर आखिरी सवाल आज का, क्वेश्चन नंबर 30। वेट एक सेकंड, फ्रिक्शन किधर लगता है? स्लिपिंग के, तो स्लिपिंग किधर होगा? स्लिपिंग इधर है जिधर फोर्स नेट होगा, इन दोनों का रिजल्ट इधर होगा, तो जिधर स्लिपिंग होगा उधर उसका पॉइंट फ्रिक्शन लगेगा। अच्छा इसमें किधर लगेगा? ये देखो, अरे भाई ये ब्लॉक अगर ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, ये ब्लॉक इधर जाएगा तो फ्रिक्शन इधर इधर लगेगा, ये ब्लॉक अगर ऐसे जाएगा तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। 3D में क्या समझाना है इसमें, है ना? चलिए इसको देखिए। तो चलिए आखिरी सवाल आज का, क्वेश्चन नंबर 30। ये एक अजीब सा आदमी है और ये अजीब अजीब कारनामों के लिए फेमस है। अभी क्या कर रहा था उस वेल में मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि पुराने जमाने में क्या होता था, कुआं खोदना होता था, सेप्टिक टैंक होता है ना, जहां पे सारे दीर्घ संख्या और लघु संख्या की चीजें एक्सक्रीट होती है, वो जो सेप्टिक टैंक होता है उसकी खुदाई ऐसे ही होती थी। तो मे भी ये उसी प्रजाति से बिलोंग करता हूं। तो ये आदमी, मैं कैसे बनाऊं इसे, ये जो आदमी है ना, कुछ ज्यादा ही खुश नहीं। ये आदमी देखिए ऐसे काम कर रहा है, ठीक है, यही है, और इस पर्सन का वेट है मास है 40 केजी, इसका मास है 40 केजी, और कह रहा है कि जो वॉल है और इसके बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, ये 0.8 है, दो वॉल है इधर भी, ठीक है। और आपको बता दें कितना फोर्स लाएगा एक वॉल पे, ये मैन एक वॉल पे कितना फोर्स लाएगा ये बताना है। फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय मैन ऑन वन ऑफ द वॉल। तो आप अगर गौर से देखें तो ये ना अपने दो हाथ, अपने दो पैर और एक अपना बैकयार्ड, उसका इस्तेमाल कर रहा है फोर्स लगाने के लिए। पैर और हाथ से, मतलब यहां पे पैर और हाथ से इधर में फोर्स लगा रहा है। तो इस वॉल पर जो फोर्स लगा रहा है वो कौन कौन लगा रहा है? दो हाथ, दो पैर, मिला करके मैं लिख देता हूं कि मान लिया उसने कितना फोर्स लगाया, N। ये कौन सा फोर्स है? हाथ पैर ने मिला के लगाया है, नॉर्मल N, ठीक है। ये किस पे लग रहा है? वॉल पे। लेकिन हम लोग FBD किसका बनाएंगे? मैन का। हम लोग जानते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड। तो मैन ने वॉल पे फोर्स लगाया होगा N, वॉल भी मैन पे फोर्स लगाया कितना? तो वो हम लोग किधर दिखाएंगे? इधर, क्योंकि हम लोग FBD किसका बना रहे हैं? मैन का। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब ये मैन अपने बैक से, पीछे पीठ से, बाकी एरिया से इधर फोर्स लाएगा, इधर की तरफ, तो वॉल इस पर फोर्स लाएगा इधर, और ये दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में मोशन। तो पहला पार्ट सवाल का यही था कि सो दैट ये फोर्स बराबर होने चाहिए। कहेंगे सिंस देयर इज नो मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हेंस दीस टू फोर्सेस शुड बी इक्वल। और आपको इसी n का वैल्यू निकालना है। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय मैन ऑन वन ऑफ द वॉल। तो n की वैल्यू बता दी, ठीक। तो बस खत्म। इसका वेट mg नीचे 400 न्यूटन, और फ्रिक्शन लगेगा हाथ पे पैर पे। तो दोनों के वैसे नॉर्मल तो लिखे ही थे एक साथ, तो फ्रिक्शन भी एक ही साथ लिख दो। किधर लगेगा? ऊपर। मैन का स्लिपिंग करने से नीचे होगा, तो समझ आ रहा है ना? अरे वॉल के अगेंस्ट हो तो किधर गिर सकते हो? फ्रिक्शन ऊपर। कितना? म्यू इंटू एन। इस पैर हाथ को मिला के लिख दिए एक साथ, क्योंकि नॉर्मल एक ही साथ लिखे थे। और इस बैकयार्ड पोर्शन पे भी ऊपर म्यू एन, ठीक।
तो ये मैन रुका हुआ है, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स ऊपर कितना 2 म्यू एन और नीचे कितना 400, तो n कितना हो जाएगा 200 बटा म्यू, मतलब 200 बटा म्यू कितना है, तो 2000 बटा आर 250 न्यूटन। आंसर वेरी इजी, पक्का। होमवर्क लिखेंगे आप लोग, अगले क्लास में मैं डिस्कशन करूंगा, मतलब आपके डाउट्स बताऊंगा, और डाउट्स का मतलब ये होता है जो समग्र समुदाय का डाउट, डाउट का मतलब वह क्वेश्चन जो किसी से नहीं बना हो उसको मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि उधर से एक बच्चा पूछेगा सर 14 नंबर बता दीजिए, उधर से पूछेगा 15 नंबर, इधर से 16 नंबर, इधर 17 नंबर, तो सब तो बता ही नहीं पड़ गया। मैं कौन सा बताऊंगा जो किसी से नहीं बना हो। अगर आप में से किसी एक से भी बन गया है और किसी एक से नहीं बना है, तो जिससे नहीं बना ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उससे पूछे जिससे बन गया हो, और वो कैसे पूछे ये मैं नहीं जानता। आजकल तो आपके पास बहुत सारे उपकरण हैं, व्हाट्सएप है, ग्रुप है, तो आप किसी चीज का इस्तेमाल करें वो मैं नहीं जानता। खाली नेट से सर्च करके आने के का कोई फायदा नहीं, आप खुद से बना के आइए, दोस्तों से डिस्कस करके आइए, वो अच्छी बात है। ऐसा नहीं, ये नहीं बोलना कि सॉल्यूशन खींच के फोटो खींच के भेज दो, पहले डिस्कसन कर लीजिए और क्लासरूम में करें तो ज्यादा बेहतर। तो होमवर्क आपके लिए है कि ये जो HCV है इसके कितने क्वेश्चन हम लोग शुरू में किए थे, तो बता सकते हैं मुझे 7 तक, तो 8 से लेकर के 21 तक होमवर्क है 8 to 21। इसमें जो मुझे अच्छा लगता था वो मैंने करा दिया आपको। 14 सवाल है, इसमें मुझे लगता है मैंने 5-7 करा दिया आपको, या 4-5 जो इंपॉर्टेंट थे। बाकी मेरे हिसाब से आपसे सब बन जाना चाहिए। फिर भी अगर आपसे एकाध 2 नहीं बनेगा, जो उस पूरे समुदाय से नहीं बनेगा, तो वो डिस्कशन हम लोग इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में करेंगे, और अगले लेक्चर में मैं 2 ब्लॉक प्रॉब्लम भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिसपे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड सो ऑन, 2 ब्लॉक एंड 3 ब्लॉक प्रॉब्लम। So this is it for the day. Thank you for being with us. Have a great day.